हाय, वेलकम टू द भारतीय टैलेंट हब। मैं भारती बच्चानी। आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बोध का सारांश बता रही हूँ। ये कहानी है पंडित चंद्रधर की। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जितनी तनख्वाह उनकी है 15 रुपये, वो महीना ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि उन्हें कहीं और जॉब मिल जाए। उन्हीं के पड़ोस में दो और महाशय रहते हैं। एक हैं ठाकुर अतिबल सिंह, जो कि एक थाने में हेड कांस्टेबल हैं, और दूसरे हैं मुंशी बैजनाथ, जो कि एक तहसील में स्याह-ए-नवीस हैं। स्याह-ए-नवीस का मतलब होता है कि जो माल के दफ्तर होते हैं उनमें जो कच्ची रजिस्ट्री की जाती है वहाँ, तो वो एक तहसील में स्याह-ए-नवीस हैं। इन दोनों की वास्तव में अगर आमदनी देखी जाए तो पंडित जी से कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुख से गुजरती है। घर में भी नौकर चाकर हैं, मोहल्ले में भी बहुत सम्मान है। उसकी एक वजह ये भी है कि उनको बनिए जो हैं आते जाते सलाम भी करते हैं, प्लस उनको जो भी सामान मिलता है ना, बाकी से कम दाम पे मिलता है। तो वो बहुत आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं। पंडित जी जब इन दोनों को देखते हैं तो हमेशा कुढ़ते रहते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। और साथ ही उन्हें ठाकुर जी के 2 बेटों और मुंशी जी के 3 बेटों की निगरानी भी करनी पड़ती है, और कई बार वो उन्हें भला बुरा भी कह देते हैं। तो उनकी जो स्थिति है, इन सारी सिचुएशन की वजह से उन्होंने कई बार प्रार्थना पत्र दिए हैं और कई अफसरों को खुशामद भी की है कि कहीं उन्हें जॉब मिल जाए, और लेकिन फाइनली वो हार कर बैठ गए हैं। लेकिन एक बात उनकी बहुत अच्छी है कि वो बहुत ज़्यादा दिल लगाकर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इस वजह से एक अच्छी बात है कि बाकी जो भी मोहल्ले के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, वो बहुत खुश हैं उनसे। अफसर भी उनसे बहुत खुश हैं। इस वजह से उन्हें कभी कभी इनाम भी दे देते हैं और कभी कभी वेतन वृद्धि भी कर देते हैं। और उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत खुश हैं। इस वजह से वो उनके घर का कभी पानी भर देते हैं, कभी कुछ और काम कर देते हैं। तो ओवरऑल वो सही से ज़िंदगी चल रही है, लेकिन वो खुश नहीं हैं। अब कहानी में मोड़ उस दिन आता है जब ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ सपरिवार अयोध्या जाने की प्लानिंग करते हैं, और अपने साथ वो पंडित जी को भी लेके जाते हैं। तो जो ट्रेन थी वो थी 1 बजे की, और वो थी बिल्लौर से। जैसे ही ट्रेन आती है तो भगदड़ मच जाती है, क्योंकि हज़ारों यात्री थे। मुंशी जी एक डब्बे में चढ़ते हैं और पंडित जी और ठाकुर जी जो हैं वो दूसरे डब्बे में चढ़ जाते हैं। ठाकुर जी जिस डब्बे में चढ़ते हैं वहाँ पर 4 यात्री थे, जो कि पैर पसार के सोए हुए थे। तो जैसे ही ठाकुर जी उन्हें देखते हैं तो डांटते हैं कि अरे भैया, पैर पीछे करो, हमें भी बैठना है। तो सामने से जो यात्री है वो पलट के जवाब देता है कि भैया, ये आपका थाना नहीं है, ज़बान संभाल के बात करना। वो हैरान हो जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे बात कर रहा है। वो उससे उसका परिचय पूछते हैं, भाई कौन हो तुम? अरे मैं जासूस हूँ, आपने ही तो आरोप लगाया था मुझ पे जासूस होने का, और 25 रुपये लेने के बाद ही मुझे छोड़ा था। अभी ये बात पूरी ही हुई थी कि दूसरा जो पैसेंजर था, दूसरा जो यात्री था, वो उन पे हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ठाकुर जी, दरोगा जी, नीचे बैठ जाइए, आपकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, ये आपका थाना नहीं है वैसे भी। तो ये दोबारा हैरान हो जाते हैं कि अब ये कौन है भाई आप कौन हैं? तो कहता है कि आपको मेरी सूरत याद नहीं है। आपको मेरी सूरत याद नहीं होगी, आपके डंडे को ज़रूर याद होगी। उसी से आपने मुझे गांव के मेले में बुरी तरह से पीटा था। तो पंडित जी यहाँ पर बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं। वो डरे हुए हैं कि कहीं मारपीट ना हो जाए। थोड़ी देर बाद वो किसी तरीके से ठाकुर जी को समझाते हैं। जैसे ही तीसरा स्टेशन आता है तो ठाकुर जी अपने परिवार को दूसरे डब्बे में शिफ्ट कर देते हैं, बाल बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं। वो दोनों मुसाफिर क्या करते हैं कि उनके सारे सामान को उठा के फेंक देते हैं और उनको भी धक्का दे देते हैं। इस वजह से ठाकुर जी सीधा प्लेटफॉर्म पे गिर जाते हैं। गिर तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इंजन की सीटी बजती है तो वापस गाड़ी में फटाफट चढ़ जाते हैं। ये तो हुई ठाकुर जी की बात। अब मुंशी जी जो हैं वो भारी मुसीबत में पड़ गए हैं। वहाँ पर भी पैर फैलाने की जगह ही नहीं है। अब मुंशी जी की आदत क्या है कि उनको है ना, घर पर हमेशा पीने की आदत है, दारू पीते हैं वो।
यहाँ पर भी उन्होंने क्या गड़बड़ की कि थोड़ी सी बोतल जो है वो रख ली थी अपने साथ और पीते रहे। अब इस वजह से क्या हुआ है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। एक तो पैर पसारने के लिए जगह नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। जैसे ही तबीयत ख़राब हुई तो उल्टी हो गई, बुखार भी हो गया और पेट में मरोड़ पड़ गई। जैसे ही हालत ज़्यादा बिगड़ी तो वो स्टेशन से नीचे ही उतर गए। जैसे ही स्टेशन से नीचे उतर गए वो लेट गए। अब उनकी बीवी परेशान कि अरे ये क्या हो गया मुंशी जी को। तो बाकी दरोगा और पंडित जी ने भी देखा तो वो लोग भी उतर गए। अब ये लोग उतर तो गए लेकिन उनका एक ट्रंक जो था, बड़ा जो बॉक्स था, वो ट्रेन में ही छूट गया, उनको ध्यान ही नहीं है। यहाँ पर वो जैसे ही बेहाल हालत में थे, बुरी हालत में थे, तो जैसे ही मास्टर ने देखा, स्टेशन मास्टर ने उनको देखा तो कहा कि कहीं इनको हैज़ा वैज़ा तो नहीं हो गया है, इनको लेकर के कहीं और जाओ, यहाँ नहीं रुक सकते हो आप। तो दरोगा जी किसी तरीके से उनको, मुंशी जी को लेकर एक पेड़ के नीचे चले गए। सारे जो लोग थे वो पेड़ के नीचे इस टेंशन में कि अब डॉक्टर कहाँ से ढूंढा जाए। किसी तरीके से पता चला कि पास में एक अस्पताल है जहाँ उनको लेके जा सकते हैं। तो दरोगा जी मुंशी बैजनाथ को अस्पताल लेके गए। अब अस्पताल का ये पता चला कि है ना, वहाँ पर जो डॉक्टर है वो बिल्लौर का ही है। तो सुनकर सबको थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो अच्छा है, हमारे ही शहर का है। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो जो चोखेलाल डॉक्टर है, एक्चुअली कायदे से वो कंपाउंडर है, लेकिन लोग उन्हें इज़्ज़त देते हुए डॉक्टर बुलाते हैं। तो मुंशी बैजनाथ ने जैसे ही देखा कि अरे ये तो हमारे ही तहसील में आते रहते हैं, ये तो हमारी पहचान के ही हैं, और उन्होंने चोखेलाल को बोला भी कि अरे पहचाना मुझे। तो चोखेलाल ने जवाब दिया, हाँ पहचाना मैंने, मैं आपको अच्छे से पहचानता हूँ। हर बार जब मेरी एक छोटी सी ज़मीन है बिल्लौर में, उसका लगान देने जब भी आता हूँ तो आप अपना हक लिए बगैर मुझे नहीं छोड़ते हो, और कभी अगर मैंने नहीं दिया है तो आपने मुझे सारा दिन खड़ा रखा है। अब आप अगर बीमार हैं तो 10 रुपये मेरी फ़ीस है, फ़ीस दीजिए, दवा लीजिए और यहाँ से रवाना हो जाइए। अब दरोगा जी सुनकर परेशान कि अब 10 रुपये फ़ीस क्यों। उन्होंने मुंशाइन को कहा कि 10 रुपये दीजिए तो इलाज हो पाएगा। अब मुंशाइन को तब ध्यान आया कि अरे ट्रंक तो हमारा ट्रेन के अंदर ही छूट गया। वो छाती पीट के रह गई, हाय हम तो लुट गए। वो वहाँ पर रो पीट रही है। यहाँ पर दरोगा जी परेशान कि अब ये पैसों का क्या करूँ। किसी तरीके से उन्होंने 10 रुपये डॉक्टर को दे दिए और उनको दवा मिली और शाम तक उनको थोड़ी सी राहत मिली। दूसरे दिन मुंशी जी की वाइफ का एक गहना बेचा गया, तब जाकर के मुंशी बैजनाथ का पूरा इलाज हो पाया और वो ठीक हो पाया। जैसे ही वो ठीक हुए तो वो दोबारा अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या जैसे ही वो पहुँचे, वहाँ पर ठहरने का हिसाब ही नहीं बैठा था, क्योंकि इतने ज़्यादा यात्री थे। हर एक घर में, हर एक जगह पर लोग ठहरे हुए थे। तो जैसे ही यात्रियों की व्यवस्था नहीं हुई तो उन लोगों ने क्या किया कि एक पेड़ के नीचे चले गए। पेड़ के नीचे गए तो वहाँ पर भी यात्री थे। तो वहाँ से हटे तो एक खुली जगह मिली, एकदम एक खुला स्थान था। वहाँ पर जाकर के इन सब ने बिस्तरे लगा दिए। जैसे ही बिस्तरे लगाए तो बिजली चमकने लगी और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। सब परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे, अब तो बारिश हो जाएगी, ठहरने की जगह तो मिली ही नहीं है। तभी नदी किनारे से एक व्यक्ति लालटेन लेके आ रहा था। पंडित जी ने जैसे ही उसे देखा तो उसे पूछा कि अरे यहाँ पर कहीं यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था हो सकती है क्या। जैसे ही उस व्यक्ति ने पंडित जी को देखा तो उनके चरण स्पर्श किए और कहा, अरे पंडित जी आपने मुझे पहचाना नहीं। तो पंडित जी ने कहा, हाँ कौन हो तुम। तो मैं कृपाशंकर, आपका शिष्य, आपका पुराना शिष्य। तो उन्हें याद आ गया, अरे हाँ तुम तो मेरे शिष्य हो। काफ़ी साल पहले वो उनका शिष्य 8-9 साल पहले रह चुका था। तो कहा, अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं, रहने की चिंता मत कीजिए, मेरा बहुत बड़ा मकान है, खाली पड़ा है, आप चल के रह सकते हैं। तो पंडित जी उन्हें बताते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं, उनका परिवार भी है।
तो वो कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब चल सकते हैं, आराम से 2-3 दिन आप वहाँ रह सकते हैं। तो वो उनको लेकर के अपने घर लेके गया। तो जैसे ही घर लेके गया, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया, वो उनकी सेवा में ना एकदम से लगा रहा, क्योंकि वो उनके गुरु थे। और बाकी सब लोग खुश, एकदम से प्रसन्न हो गए कि चलो अच्छा है। तो ओवरऑल कहानी मुंशी प्रेमचंद ने यहीं पर क्लोज़ की है कि किस तरीके से उनके शिष्य ने लास्ट में आकर के, मतलब जब वो कहानी के एंडिंग में दिखाया है कि किस तरीके से उसकी सेवा की। इन्होंने, मुंशी प्रेमचंद जी ने भौतिक जो हमारे पदार्थ हैं उन पर नैतिक मूल्यों की विजय बताई है फाइनली। तो ओवरऑल कहानी ये थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।